नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये कॉकरोच आंदोलन तो खत्म हो गया। और जो कॉकरोच आंदोलन या विपक्ष या राहुल गांधी मिलकर जो मोदी सरकार की टांगे तोड़ना चाहते थे, रोकना चाहते थे, उनमें बिखरा हो गया है। ये बिखरा कैसे आया, इसका विवरण या विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित अभी भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ था। तो इसका कारण मैं मानता हूं कि ऐसे आंदोलन कैसे हैंडल करने हैं, उसमें धीरज कैसे रखना है और अपने दाव पेच कैसे खेलने हैं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। कल मैंने एक न्यूज चैनल पर एक डिबेट सुना कि मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू होकर 2 हफ्ते निकल चुके हैं। बार बार लगातार कामकाज ठप किया जाता है। विपक्ष इतना बवाल खड़ा कर देता है कि काम रोकना पड़ रहा है। बीच में 3-4 जो बिल्स थे पास भी होकर हो गए। लेकिन 2 हफ्ते इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पार्लियामेंट में बवाल हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का सामना नहीं कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री, जिन पर कानून व्यवस्था की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, पर्टिकुलरली दिल्ली की जिम्मेदारी है, जहां बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ, इतना सब होते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दिखाई नहीं दिए। हाँ, एक बात तो तय है कि हर दिन 2 हफ्ते जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो पूरे समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पार्लियामेंट हाउस में हाजिर थे। अपने अपने केबिन में वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, सांसदों से मिल रहे थे। आपको याद होगा, जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन के नेताओं से मिलने हमारे महाराष्ट्र के शरद पवार अपनी बेटी के साथ पहुंच गए थे। वो व्हील चेयर पर बैठे थे, तो व्हील चेयर जंतर मंतर के मंच तक पहुंचना मुश्किल था। तो कॉकरोच आंदोलन के नेता शरद पवार को मिलने मंच से उतरकर अलग जगह बाहर आ गए थे। और उसके बाद खुद शरद पवार पार्लियामेंट पहुंचे, प्रधानमंत्री से मिले भी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पार्लियामेंट या लोकसभा राज्यसभा में, हाँ, इमारत में, परिसर में हाजिर होकर भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी हाउस में नहीं आ रहे थे। तो इसका कारण क्या है? इस पर चर्चा हो रही थी, इस पर डिबेट हो रहा था, और इसलिए इस सब्जेक्ट की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं सोचते रह गए कि बात तो सही है। ये दिमाग में मेरे भी नहीं आई। तो क्यों नहीं आया? मोदी हो या शाह हो, ये देश का कारोबार अगर चला रहे, तो उनको ऐसा जब क्राइसिस होता है, पेच खड़ा हो जाता है, तो उसमें पार्लियामेंट की लीडरशिप करने हाउस में आना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हाउस में अपनी अपनी जगह राजनाथ सिंह हो या बाकी बीजेपी के सीनियर लीडर्स पूरा हाउस का काम हैंडल कर रहे थे। तो क्यों नहीं आए? ये जितना मैं सोचते गया, तो मुझे पूरा इतिहास में जाना पड़ा। इतिहास में जाना पड़ा।
कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचे हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को, सत्ता की पॉलिटिक्स को, सत्ता की राजनीति को अब 25 साल हो गए। और इस 25 साल में जितने संकट आए, जितने पेच खड़े हुए, जितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उस वक्त इन्होंने कैसे बर्ताव किया है, इसका जब मैं बारीकी से परिशीलन करते गया, समझने की कोशिश की, तब मुझे याद आया कि ये ऐसे क्राइसिस में बातें नहीं करते, चुप हो जाते। लेकिन चुप हो जाते इसका मतलब वो उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से भाग खड़े नहीं होते। वो अपने तरीके से जो प्रॉब्लम है, समस्या है, आंदोलन है, राजनीति हो रही है, दावपेच खेले जा रहे हैं, उसका परिशीलन करते, अध्ययन करते और उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं। कभी कभी होता है, हम लोग क्रिकेट में बोलते हैं ना कि आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप ऐसा बॉल आता है तो छेड़छाड़ ना करते छोड़ दो तो निकल गया, विकेट को लगने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे बॉलर जो होते वो चालाकी करते, जानबूझकर ऐसा बॉल डालते कि स्टंप को भी लगे ऐसा डर लगता है, लेकिन निकल तो जाता है बाहर से। तो ऐसे बॉल से छेड़छाड़ ना करना समझदारी होती है। बिल्कुल वही बात राजनीति में मोदी और शाह भी करते। जो बॉल मुझे आकर जख्मी या घायल नहीं करने वाला है, ना मेरी विकेट लेने वाला है, तो मैं छेड़खानी क्यों करूं? जाने दो विकेट कीपर के पास। तो जो पार्लियामेंट 4 हफ्ते चलने वाली है, उसमें से 2 हफ्ते निकल गए और 2 हफ्तों में ये दोनों दिग्गज जो देश चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, ऐसे दोनों दिग्गज हाउस में आए नहीं। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनके जो और साथी है उनको भी सरकार चलाने का और समस्या हल करने का अच्छा अनुभव मिलना चाहिए। इसके लिए भी वो शायद हाजिर नहीं रहते होंगे कि भाई है इतना बड़ा भी क्राइसिस नहीं, तुम हैंडल कर लो। और राजनाथ सिंह ने एक बात दिखाई। मैंने एक मानसून सेशन में जब जिस बिल पर चर्चा चल रही थी, तो हमेशा की तरह ड्रामेटिक्स करते, नाट्यमय रीति से राहुल गांधी को बोल रहे थे और बीजेपी के साइड में बैठे हुए लोग, सत्ता रूढ़ बेंचेस पर, ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए बीजेपी के और एनडीए के लोग राहुल की भाषण में बाधा ला रहे थे। तो खुद राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अपने लोगों को समझाया कि ऐसे बीच में अड़ंगा मत लगाओ, व्यत्यय या डिस्टरबेंस मत लाओ। वो बोल रहे, आप सुनने की कोशिश करो, उनको बोलने दो। यानी कि जिस ढंग से मोदी और शाह अपनी पार्टी के सदस्यों पर अपनी हुकूमत जताते हैं और उनको अनुशासन में रखते हैं, वो चांस इनको मिल गया या दिया गया। राजनाथ सिंह हो, गडकरी वगैरह थे, बाकी सारे के सारे नेता थे, लेकिन ये चुप क्यों बैठे थे? सवाल ये भी है कि ये हाउस के बाहर क्यों थे और चुप क्यों थे? वैसे तो चुप नहीं थे। जिस ढंग से अमित शाह और प्रधानमंत्री अपनी अपनी तरीके से मीटिंगें कर रहे थे, उससे भी पार्लियामेंट का और सरकार का काम चल रहा था। अपने तरीके से वो अपोजिशन को और बाकी पार्टियों को मैनिपुलेट भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि वंदे मातरम या कोई जो उसका बिल था, वो जिस ढंग से पास हुआ, 20 मिनट में वगैरह बिल पेश किया गया, 1-2 भाषण हो गए, पास हो गया। तो एक तरीके से विपक्ष को उल्लू बनाकर कैसे राजनीति आगे लेके जानी है, ये पीछे पर्दे के पीछे बैठकर मोदी और शाह अपने साथियों को गाइड कर रहे थे। और ये कहां से आया है? कोई नई बात नहीं है।
2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आनंदीबेन पटेल को अपना वारिस बनाया था, वो मुख्यमंत्री बनी थी। और उसी समय यानी पटेल ही मुख्यमंत्री था और पटेल आरक्षण का आंदोलन छेड़ा गया। और देखते देखते हार्दिक पटेल, जिसकी उम्र 18-19 साल की थी, वो गुजरात के विरोध का एक नेता बना। आज जैसे हम देखते हैं कि ये कॉकरोच आंदोलन है, जेनजी है, तो हार्दिक पटेल कौन था? हार्दिक पटेल तो चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं था। उसकी उम्र 25 से कम थी, लेकिन वो विपक्ष का और विपक्ष की आवाज का चेहरा बना था। यहां तक कि हार्दिक पटेल को छोटे सरदार कहा जाता था। आजादी के आंदोलन में गुजरात में आजादी का नारा, विपक्ष का नारा यानी ब्रिटिशों के खिलाफ का आवाज सरदार पटेल थे। और तब से सरदार शब्द का अर्थ गुजरात में अलग होता है। तो जिस ढंग से उस समय 50, 60, 70 साल पहले वल्लभ भाई पटेल सरदार थे, वैसे ही गुजरात में जो सरकार बैठी है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है? तो हार्दिक पटेल उम्र से छोटा है, इसलिए उसको छोटा सरदार बोला गया। आगे चलकर उसको कांग्रेस ने अपने साथ ले लिया। उसके साथ जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर ऐसे युवा नेता कांग्रेस ने अपने साथ ले लिए। और राहुल गांधी मानो 2 महीने डेरा डालकर बैठ गए थे 2017 के आखिर में। और मोदी के खिलाफ इतनी जोर शोर से कैंपेन चल गई थी, याद है आपको? 2017 कि बीजेपी का मेजोरिटी नीचे आ गई, 100 के नीचे आ गई। इतना बड़ा चैलेंज था, फिर भी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 27 मीटिंगें की थी 2017 में। लेकिन उससे भी 5 साल पीछे चले जाओ, ये तो हार्दिक पटेल तो छोटा बच्चा था, चुनाव लड़ने की के भी उम्र नहीं थी उसकी। लेकिन 5 साल पीछे जाओ, 2012 का चुनाव, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार उनकी नेतृत्व में गुजरात की विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो जिनके छत्र छाया में गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी की करियर शुरू हुई, बहरी भी, वो केशुभाई पटेल खुद मोदी को हराने के लिए मैदान में उतरे थे। उन्होंने अपनी एक अलग रीजनल पार्टी बनाई थी, क्षेत्रीय पार्टी। और पूरे के पूरे गुजरात की जितनी सीटें हैं वो केशुभाई की अलग पार्टी ने बनाई थी। लेकिन मोदी ने एक शब्द भी केशुभाई के खिलाफ नहीं बोला था। इतना ही नहीं, बीजेपी के हर वक्ता को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी मोदी की तरफ से कि कोई भी केशुभाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। केशुभाई मोदी की बहुत आलोचना करते थे, निंदा करते थे, गद्दार बोलते थे। लेकिन फिर भी खुद मोदी ने या बीजेपी के किसी वक्ता ने 2012 की बात करो, केशुभाई के खिलाफ एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। और उस समय जो भाजपा में थे, अमृतसर के एमपी थे नवजोत सिंह सिद्धू, वो गुजरात में पहुंच गए और उन्होंने पहले ही भाषण में केशुभाई को गद्दार कहा, तो मोदी जी ने उनको रातों रात गुजरात से पंजाब लौटा दिया था। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि एक शब्द भी केशुभाई के खिलाफ ना बोलते हुए मोदी जी ने केशुभाई की क्षेत्रीय पार्टी का पूरा सफाया किया था। और सिर्फ सफाया नहीं किया, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ किया और प्रचंड बहुमत से
तीसरी बार बीजेपी को गुजरात की विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में लाया था। लेकिन वो चुनाव के नतीजे आने के बाद केशुभाई के पार्टी के अकेले केशुभाई अपने गढ़ में जीते थे, बाकी उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया था। ये सब होने के बावजूद जब नतीजे फाइनल हो गए, मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री हो गए, ये तय हो गया, तो नतीजों के बाद सबसे पहले पैर छूने के लिए मोदी जी केशुभाई के घर पहुंचे थे। केशुभाई के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेकर उनको ही मोदी ने पेड़ा खिलाया था। 2012 में अपने गुरु सम केशुभाई को हराया था और बच्चे जैसे हार्दिक को 5 साल बाद 217 में हराया था। 3 लड़के, युवा लड़के लेकर राहुल गांधी मैदान में कूद खड़े थे। वो वहां के उस वक्त की जेनजी थी जब जेनजी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपनी नैया मोदी जी ने बचाई थी अपनी पार्टी की। और 2017 में फिर से एक बार भाजपा की सरकार गुजरात में बनी थी और जेनजी हार गई थी। आज वही 3 में से एक जो है वो अभी भी कांग्रेस के साथ है, जिसका नाम जिग्नेश मेवानी, और बाकी 2 थे हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, दोनों के दोनों आजकल बीजेपी में है। ये मैं दोस्तों इसलिए समझाता हूं, ये तरीका होता है मोदी जी का। केशुभाई हो या हार्दिक हो, उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी ने कभी भी नहीं किया, लेकिन उनको हराया भी और फिर अपने साथ भी लिया। मोदी और शाह ये ऐसा जोड़ा है जो राजनीति में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुद्दा भी नहीं छोड़ता, और जब चुप हो जाता है तो उसके दिमाग में बहुत बड़ा कुछ चलता है। तो 2 हफ्तों से अगर मोदी और शाह पार्लियामेंट में नहीं आए तो अगले 2 हफ्ते के लिए उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा और उसके बाद की जो राजनीति है इसके लिए वो क्या क्या प्लान करते होंगे, ये सोचो बस। वो हारने के लिए सोचते नहीं, हराने के लिए भी सोचते नहीं, वो अपनी जीत के लिए सोचते। बाकी पूरा विपक्ष और मोदी शाह में यही सबसे बड़ा अंतर है, फर्क है। मोदी शाह किसी को हराना नहीं चाहते, वो खुद को जिताना चाहते और जीत जाते। बस उनकी तरीके से अगर विपक्ष सोचेगा क्या होगा देखो। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि हार्दिक से लेकर केशुभाई से लेकर हार्दिक तक का जो प्रवास है वो हम अगर समझे तो इतिहास कुछ कहता है। क्या हम समझना चाहते? अगर समझना चाहते तो बात आसान हो जाती है। दोस्तों मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।